हेलो स्टूडेंट्स, करते हैं वर्कशीट नंबर 38 फॉर क्लास 9 साइंस इंग्लिश मीडियम में। 30 सितंबर की वर्कशीट है। चैप्टर न्यू शुरू हुआ है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। टॉपिक रहेगा फोर्स। जिज्ञासा दीदी, आई हैव ऑब्जर्व दैट वेन एवर आई पुश और पुल अ टॉय इट स्टार्ट्स मूविंग। डू वी ऑलवेज टू अप्लाई फोर्स टू मेक एनीथिंग मूव? ज्ञान ने पूछा, जिज्ञासा दीदी, जब भी मैं एक टॉय को पुश या पुल करता हूँ वो मूव करना शुरू कर देता है, तो क्या हमेशा हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ता है किसी भी चीज़ को मूव करने के लिए? तो दीदी ने बोला, यस ज्ञान, हाँ ज्ञान, हमें फोर्स अप्लाई करना ही पड़ेगा अगर हमें किसी चीज़ को मूव करना है। इफ़ नीड टू अप्लाई फोर्स टू मेक एनीथिंग टू मूव, टू स्टॉप और चेंज इट्स डायरेक्शन और चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। लाइक टू चेंज द शेप ऑफ रबर बैंड, जब हम रबर बैंड को स्ट्रेच करते हैं तो उसकी शेप चेंज होती है। टू नीड द डो, जब आटा गूंदते हैं तो उसके लिए भी हमें फोर्स लगाना पड़ता है। पुश अ ट्रॉली, एक ट्रॉली को पुश करने के लिए, उसकी जगह को बदलने के लिए। स्टॉप अ मूविंग कार बाय अप्लाइंग ब्रेक, जब हम एक कार को रोकने की कोशिश करते हैं तो ब्रेक लगा के हम फोर्स ही तो अप्लाई करते हैं। बट मैनी टाइम्स इवन ऑन अप्लाइंग फोर्स द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव एट ऑल, लेकिन कई बार क्या होता है कि जब भी हम फोर्स लगाते हैं तो वो चीज़ मूव नहीं कर रही है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव नहीं कर रहा है, हम फोर्स तो लगा रहे हैं लेकिन ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहे, तो उसके पीछे क्या रीज़न है? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ टू पर्सन पुश अ हैवी टेबल ऑब्जेक्ट फ्रॉम अपोजिट साइड्स। ठीक, तो ये एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। इस एग्जाम्पल में आप देखो कि यहाँ पर ये दोनों लोग जो हैं इस ट्रॉली पर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ये जो फोर्स की डायरेक्शन दे रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? इधर इन्होंने फोर्स लगाया और इधर से इन्होंने फोर्स लगाया और दोनों ने 100 न्यूटन का फोर्स लगाया है, सेम फोर्स लगाया है। तो क्या ये ट्रॉली अपनी जगह बदलेगी? तो ऐसा नहीं होगा, ये ट्रॉली अपनी जगह नहीं बदलेगी क्योंकि दोनों तरफ से सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स आ रहा है। और जब हम सेम फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो ट्रॉली तो मूव करेगी नहीं। आगे चलते हैं। एक और एग्जाम्पल यहाँ दिया है, टू टीम पुल द रोप विद इक्वल फोर्स इन अ टग ऑफ वार गेम। एक टग ऑफ वार गेम होता है, जैसे यहाँ दिया है, एक रोप को यहाँ पर दोनों टीमें अपने अपने तरफ खींचते हैं। जिस तरफ ज़्यादा खींचता है तो वो टीम जीत जाती है। तो इसका मतलब जहाँ पर जौन सी टीम ज़्यादा फोर्स लगाएगी वही टीम विनर होगी। उसके अलावा वी फाइंड दैट द टेबल और रोप डज नॉट मूव। तो जो टेबल और रोप जो हैं उनकी जो मूवमेंट है वो बिल्कुल नहीं होगी क्योंकि सेम जो है फोर्स यहाँ लग रहा है। When two person push the heavy table with equal force from opposite direction, their forces get balanced. The net force on the table or rope is zero. इस केस में क्या होता है, जब दोनों पर्सन एक ही टेबल को सेम फोर्स से अपोजिट डायरेक्शंस में अप्लाई कर रहे हैं फोर्स को, तो वो फोर्स क्या हो जाता है? बैलेंस हो जाता है और नेट फोर्स टेबल या रस्सी पर वो ज़ीरो हो गया। देयर फोर द टेबल और रोप डज नॉट मूव, तो टेबल या फिर रोप वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। When two forces equal in magnitude are applied on an object through push or pull from opposite directions and the resultant force on the object is zero, तो such forces are called balanced force। तो ऐसे forces balanced force कहलाते हैं जिनमें इक्वल मैग्नीट्यूड के दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शंस में लगाए जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। इसीलिए इसको हम बैलेंस्ड फोर्स कहते हैं, फोर्सेस आपस में बैलेंस हो जाते हैं। अब जैसे सेकेंड एग्जाम्पल जो है वो दिया है कि भाई यहाँ टग ऑफ वार में ये टीम जो है वो अपने तरफ खींच रहे हैं, ये टीम जो है वो अपने तरफ खींच रहे हैं, तो दोनों ने इक्वल फोर्स लगाया होगा 300 न्यूटन 300 न्यूटन। तो ये जो रस्सी है इसके ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेगी, अभी कोई विनर नहीं होगा। जैसे ही किसी एक टीम का फोर्स ज़्यादा हुआ, जैसे ही किसी एक टीम का फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो वही विनर हो जाएगी। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल दिया है। अब यहाँ इस एग्जाम्पल में आप देखो कि इन्होंने 200 न्यूटन फोर्स लगाया इधर की तरफ और इन्होंने लगाया 100 न्यूटन की तरफ, 100 न्यूटन का फोर्स लगाया इस तरफ। तो जो ज़्यादा फोर्स होगा, अब ये जो अलमारी है इसको इसकी जगह बदलने के लिए इनका फोर्स ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये जो अलमारी है वो इधर अपनी जगह मूव करेगी। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर वही बात आई कि द रोप और टेबल मूव्स ओनली व्हेन द अप्लाइड फोर्स ऑफ बोथ पर्सन्स इज गेटिंग अनबैलेंस्ड। जब ये फोर्स दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहे हैं उनमें से कोई एक जो है ज़्यादा होगा, यानी कि फोर्स डिसबैलेंस होगा, अनबैलेंस्ड होगा, तभी हम क्या करेंगे? अप्लाई कर पाएंगे फोर्स।
applying force either in the same direction or when one of them applies more force than the other. तो दोनों में से कोई एक फोर्स ज़्यादा होगा तभी हम क्या कर पाएंगे, मूवमेंट कर पाएंगे किसी ऑब्जेक्ट की। तो वहाँ पर जो फोर्सेस हैं वो अनबैलेंस्ड हो जाते हैं। अनबैलेंस्ड फोर्सेस के कारण ही ऑब्जेक्ट की मूवमेंट हो पाएगी, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट वहीं की वहीं रह जाएंगी। ठीक, तो सच फोर्स इज़ नोन एज अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये वाला फोर्स क्या कहलाता है, अनबैलेंस्ड फोर्स कहलाता है। अ फोर्स नेवर एक्ट्स अलोन। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं फोर्स के बारे में कि जो फोर्स है वो कभी भी अकेला नहीं होता। फोर्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्स हमेशा पेयर में रहता है। दिस पेयर ऑफ फोर्सेस एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शंस। और ये जो पेयर होते हैं फोर्सेस के वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। वेन एवर वन ऑफ द फोर्सेज इज ग्रेटर देन द अदर देयर इज़ अ मोशन। और दोनों फोर्सेस में से जो सा फोर्स ग्रेट हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तब इसका किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट होता है, मोशन होता है। सेकेंड पॉइंट होता है फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हमेशा मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। यानी कि जब हम किसी ज़मीन पर रखी हुई किसी भी चीज़ को जिसका ज़मीन के साथ एक कांटेक्ट है उसको मूव करने की कोशिश करते हैं, तो एक तो हमारा फोर्स उस चीज़ के ऊपर पहले से जो हम इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक तो वो फोर्स हो गया। दूसरा, इसके ऊपर एक और फोर्स काम कर रहा होता है जो कि ज़मीन का या फर्श का, इसके ऊपर एक फोर्स लगता है जो कि इसके मोशन को रिस्ट्रिक्ट करता है। अगर कोई स्लिपरी सरफेस है वहाँ पर किसी चीज़ को रोक पाना मुश्किल होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि स्लिपरी जगह पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगता है या कम लगता है। आपने देखा होगा कि जो टायर्स होते हैं साइकिल के, उसके ऊपर कुछ कुछ डिज़ाइंस बने होते हैं। वो इसीलिए बने होते हैं ताकि वो रोड पर फ्रिक्शनल फोर्स महसूस करे, ब्रेक लगाना आसान हो, गाड़ी चलाना आसान हो। अदरवाइज़ जो गाड़ी है वो चलते जाएगी, फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। क्योंकि अगर हम साइकिल को इस तरफ चला रहे हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये होता है फ्रिक्शनल फोर्स। आगे बात करते हैं, टू मूव एन ऑब्जेक्ट द अप्लाइड फोर्स मस्ट अनबैलेंस द फ्रिक्शनल फोर्स। और जब तक ये जो फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स इस चीज़ के ऊपर लग रहा था फर्श का, उसको मैंने ओवरकम नहीं किया, उसको मैंने अनबैलेंस नहीं किया, मैंने ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा तभी मैं इसको मूव कर पाऊँगा। टू एक्सेलरेट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एन अनबैलेंस फोर्स इज़ रिक्वायर्ड। तो इस किसी भी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन देने के लिए, मूवमेंट देने के लिए उससे ज़्यादा फोर्स होना चाहिए, अनबैलेंसिंग होनी चाहिए फोर्सेस की। अगर फोर्स बैलेंस्ड रहेंगे, सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा तो वो मूव नहीं करेगा। एंड अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट ब्रिंग्स इट इन मोशन। तो अनबैलेंस्ड फोर्स ही एक चीज़ को, एक ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे होगे, अ रिएक्शन फोर्स ऑफ द टेबल एंड वेट ऑफ द ब्लॉक। अब ये जो ब्लॉक इसके ऊपर रखा है, इसका वेट होगा, ग्रेविटी की वजह से भी ये इसके ऊपर, टेबल के ऊपर फोर्स डाल रहा है। अगर इसका वेट और फोर्स ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा कि वो टेबल से नीचे गिर जाएगा। ठीक, और इस तरीके से टेबल का भी इसके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा जो कि फ्रिक्शनल फोर्स होगा, ताकि ये टेबल से गिरेगा नहीं। आगे चलते हैं। आगे हैं हमारे क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस हैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। चलिए इनके आंसर देखेंगे। व्हाट इफेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स, गिव एग्जाम्पल। एग्जाम्पल्स के साथ हम बताएंगे कि फोर्स के कैसे कैसे इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज, अ फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल व्हेन वी किक अ बॉल। एक फोर्स से हम एक ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब कोई क्रिकेट गेम में बॉल को खेला जाता है, बॉल किया जाता है, या बैट्समैन जो है बैट से उसको मूव करता है, या फुटबॉल के गेम में भी हम किक करते हैं बॉल को, तो उसकी मूवमेंट दे रहे हैं हम उसे। इट कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स से ही हम चलती हुई ऑब्जेक्ट्स को रोक सकते हैं, जैसे कि हम चलती हुई कार को रोकते हैं। या फिर वी कैन स्टॉप अ मूविंग बॉल बाय अप्लाइंग फोर्स इन इट, और वी कैन स्टॉप अ कार बाय यूजिंग अ ब्रेक। उसके बाद थर्ड पॉइंट जो होगा, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग थिंग्स। ये चलती हुई चीज़ों की डायरेक्शन को भी बदल सकता है। कौन? फोर्स। फॉर एग्जाम्पल वी कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ अ बॉल। हम एक बॉल की डायरेक्शन बदल सकते हैं। अगर हम उसके आगे उसे बैट से मारते हैं तो उसकी डायरेक्शन ही तो चेंज करते हैं और फिर वो जाके बाउंड्री जाती है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ है, इट कैन चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। फोर्स की वजह से हम चीज़ों के किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं। तो शेप कैसे? जैसे हमने देखा कि हम गूंदे हुए आटे से रोटियां बनाएं, तो देख लो आटे को गूंदा गया पहले और उसको शेप दी गई गोल गोल, और फिर उससे रोटियां बनाई गई। तो किससे हुआ ये काम? फोर्स से। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, कि
कि व्हाट इज़ द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो डायरेक्शन क्या होती है फ्रिक्शनल फोर्स की? फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन। थर्ड क्वेश्चन इज इट रियली नेसेसरी टू अप्लाई फोर्स टू मेक अ बॉडी टू मूव? थिंक एंड राइट योर व्यूज। येस, इट इज़ नेसेसरी टू अप्लाई एन अनबैलेंस्ड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट टू मूव इट। नो ऑब्जेक्ट कैन मूव विदाउट अप्लाइंग फोर्स। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बिना फोर्स अप्लाई किए मूव नहीं कर सकती। अनबैलेंस्ड फोर्स ज़रूर होना चाहिए, यानी कि हमें एक फोर्स जो है वो ज़्यादा करना चाहिए। तो फ्रिक्शनल फोर्स से हम ज़्यादा वाला फोर्स लगाएं, तभी हम उस चीज़ को मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है फोर्थ, उसमें आपको बोला है कि अ बॉल रोल डाउन ऑन अ फ्लोर एंड अनदर ऑन अ कारपेट एट सेम टाइम, विच बॉल कम्स टू रेस्ट। एक बॉल लिया हमने, ठीक है, उस बॉल को हमने फर्श पर लुढ़का दिया, उसको मूव कराया फर्श पे। फर्श जो है वो बिल्कुल स्लिपरी है। और एक और बॉल लिया, फिर हमने उसको एक कारपेट पे छोटे 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 आपने देखे होंगे रेशे होते हैं, और वो जो है ना थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर देते हैं उसको, जैसा कि फर्श में नहीं है। फर्श जो है वो स्लिपरी होगा, इसके मुकाबले वो ज़्यादा स्मूथ होगा। तो हमें बताना है कौन सी बॉल पहले आके रुकेगी। तो मुझे लगता है कि बॉल यहाँ वाली जो है वो पहले रुक जाएगी और ये थोड़ा ज़्यादा देर तक मूव करेगी। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम होगा, लेकिन कारपेट का फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा, क्योंकि इसके ऊपर जो वो स्ट्रक्चर्स बने हुए थे वो इसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे मूवमेंट के लिए। आंसर कैसे लिखेंगे? अ बॉल रोल्ड ऑन द कारपेट विल स्टॉप फर्स्ट बिकॉज friction force applied by the carpet is larger than the force applied by floor. The frictional force opposes the motion, so it will stop the ball faster. तो कारपेट वाली बॉल जल्दी रुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द गिवन पिक्चर व्हाट डज टू एरोज ए एंड बी रिप्रेजेंट विद रेफरेंस टू फोर्स। इस पिक्चर में हमें बताना है कि यहाँ पर इस पिक्चर से क्या हमें फोर्स के बारे में बताया जा रहा है। तो आप देखो इस पिक्चर के अंदर यहाँ आपको दो एरोज दिखेंगे, एक एरो इधर है ए और एक एरो इधर है बी। और ये बच्चे जो हैं क्या कर रहे हैं, इसको मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं। तो ए फोर्स जो है वो इन बच्चों के द्वारा लगाया गया फोर्स है, और जो बी फोर्स है वो हो सकता है इसका फ्रिक्शनल फोर्स है जो इसको फर्श से महसूस हो रहा है। तो क्या पता चलेगा हमें इससे? द लेंथ ऑफ एरो ए इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ एरो बी। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में भी हैं, और दोनों की जो लेंथ है इन एरोज़ की, अब यहाँ पे कोई मैग्नीट्यूड तो दिया नहीं कितने न्यूटन का फोर्स लगा है, तो एरोज से हम एक अंदाज़ा ले सकते हैं कि भाई एरोज जो हैं वो सेम लेंथ के बनाए हैं, सेम साइज़ के। सो इट मीन्स बोथ द फोर्सेज ए एंड बी आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। इसका मतलब जो दोनों फोर्स हो रहे हैं इस बॉक्स के ऊपर वो क्या हैं, दोनों इक्वल हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, एंड आर एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। और ये तो हमें दिखाई देगा एरो की डायरेक्शन से कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। Hence there is no net force and hence the box will not move। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया, ज़ीरो हो गया। और अगर रिजल्टेंट फोर्स ज़ीरो हो गया, फोर्सेस बैलेंस हो गए, अनबैलेंस नहीं हुए, तो क्या होगा, इसका जो मूवमेंट है वो तो होगा ही नहीं। तो देयर विल बी नो मोशन ऑफ दिस बॉक्स। तो ये आपकी वर्कशीट है, इसको जल्दी से कंप्लीट करके सबमिट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो।